नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत की हो या फिर आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हुए हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहे। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां युद्ध पर सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। जी हां, इससे पहले बीते कल और परसों यानी कि सोमवार को और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से ये डिमांड की गई कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पश्चिमी एशिया में हालात हैं उन पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। और विपक्ष की मांग को मानते हुए अब सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है आज शाम को 5 बजे। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है गुजरात से, जहां यूसीसी को ग्रीन सिग्नल इस वक्त मिल चुका है। जी हां, यूसीसी को लेकर बीते कल गुजरात की विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद उसे पास कर दिया गया है और बहुत जल्द अब यूसीसी को लेकर ये कानून गुजरात के अंदर लागू हो जाएगा। और ऐसा करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन जाएगा और पहला राज्य क्योंकि उत्तराखंड बन चुका है। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो है आपसे जुड़ी हुई, जैसा कि हमने शुरू में भी आपको बताया, और ये आपके लिए बड़ी राहत की खबर है कि अब टिकट नियमों में बदलाव किया गया है। और टिकट नियमों में जो बदलाव किए गए हैं उससे सीधा फायदा होगा उन लोगों को जिनका टिकट वेटिंग में है, क्योंकि उनके जो वेटिंग की टिकट है वो कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आखिर ये क्या नए नियम लाए गए हैं रेलवे की तरफ से जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी, बताएंगे इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आज 26वां दिन है। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं वाला प्रस्ताव रखा है, तो वहीं ईरान ने गैर शत्रु तेल जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है। अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के हित सर्वोपरि हैं। युद्ध से पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट है और संकट से उबरने के लिए टीम इंडिया की तरह काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वक्तव्य के बाद में विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, जिसके बाद अब आज शाम को 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें पश्चिम एशिया संकट से निपटने की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। सभी दल मिलकर इस बैठक में शामिल होंगे और इस रणनीति पर चर्चा करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत में मंथन। तो जी हां, युद्ध पर अब भारत में मंथन आज होने वाला है। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। पश्चिम एशिया संकट पर भारत इस समय चिंतित है और केंद्र सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीधे तौर पर आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि विपक्ष इसकी मांग कर रहा था। अब आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी और जब 5 बजे सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में मंथन किया जाएगा पश्चिमी एशिया में जो हालात बने हुए हैं। इस संकट से निपटने की पूरी जो रणनीति है भारत की, उस पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ सकते हैं और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। लेकिन 5 बजे जो ये बैठक होगी, बहुत सीधी सी बात की सभी जो दल हैं वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे और रणनीति बनेगी कि आखिर पश्चिम एशिया में जो संकट की स्थिति है उससे भारत में किस तरीके से निपटा जाए। लेकिन इसके साथ ही कल और परसों यानी कि सोमवार को और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हम सभी ने सुना पार्लियामेंट के अंदर, और भारतीय समुदाय के हित सर्वोपरि है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वक्तव्य में कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध से पूरा विश्व में इस समय ऊर्जा संकट है। ऊर्जा और उर्वरक जैसी जो जरूरी आपूर्तियां हैं वो प्रभावित इसकी वजह से हो रही हैं। सभी पक्ष शांतिपूर्ण समाधान खोजें, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संकट से उबरने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर के टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। हालात का फायदा कुछ लोग जो उठा रहे हैं वो इन हालातों का फायदा ना उठाएं, और साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों के लिए भी एक बात कही कि कालाबाजारी
को रोकने में राज्य सरकार काम करे, एक्शन ले और जमाखोरों को पर भी सख्त चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए अपने इस वक्तव्य के दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार ये वक्तव्य, जहां लोकसभा और राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। तो इस दौरान बीते कल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ईरान और इजराइल और साथ ही अमेरिका सहित संबंधित देशों से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का भी आह्वान किया है। आपको सुनाते हैं। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। तो बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य राज्यसभा में उन्होंने देते हुए नजर आया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीधे तौर पर पहले लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसी संकट की घड़ी में हम सभी भारतवासियों को एक साथ रहने की जरूरत है। और आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन सर्वदलीय बैठक की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और अब इस दौरान खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ही अब इस बैठक से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि उनका एक पूर्व कार्यक्रम है केरल में, लिहाजा इस बैठक में वो मौजूद नहीं रह पाएंगे। जो विभिन्न दलों के सदन के नेता हैं या फिर प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज संसद भवन परिसर में शाम 5 बजे बैठक है और जिसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि पश्चिम एशिया में जो ये तनाव की स्थिति बनी उसके बाद क्या हालात पैदा हुए और क्या कुछ कदम भारत ने उठाए हैं इससे निपटने के लिए। और हमने देखा है कि हम काफ़ी बेहतर तरीके से जो ऊर्जा चुनौतियां हैं उनका सामना कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया था और विस्तार से जानकारी दी थी कि क्या कुछ जो एनर्जी ज़रूरतों को लेकर बीते वर्षों में कदम उठाए गए हैं उससे कितना फ़ायदा एक तरह से देश को हुआ है और जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात कही थी। और इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया था कि भारत इस बात को लेकर पक्षधर है, शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए और कूटनीतिक पहल के तहत इस पूरी समस्या का समाधान होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर भारत की जो स्थिति है उसको लेकर भी अपनी बात सदन में रखी थी कि भारत ने जो कदम उठाए हैं, भारतीयों की सुरक्षित वापसी की बात हो, ईरान और तमाम प्रभावित देशों से किस तरह से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है, जो एलपीजी आपूर्ति की जो चुनौतियां हैं उस पर क्या कुछ हम कदम उठा रहे हैं और कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ है बीते वर्षों में, उससे हम बेहतर तरीके से अपनी ऊर्जा चुनौतियों को निपटने में कामयाब हो पा रहे हैं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में क्षमता बढ़ाने की बात हो या फिर रेलवे के विद्युतीकरण की बात हो, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर लोकसभा में और राज्यसभा में रेखांकित किया था। आज की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, निश्चित तौर पर इसमें जब विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे तो एकजुटता का एक संदेश जाए कि ऐसे समय में जब दुनिया में कई देश प्रभावित हो रहे हैं इस तनावपूर्ण हालात से, तो भारत पर उसका कम से कम असर कैसे पड़े और जो भारत का रुख है वो उसमें सभी दलों की एक सहमति हो, एकजुटता का संदेश भी जाए संसद से और संसद भवन परिसर से और सर्वदलीय बैठक के जरिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शैलेंद्र, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब बात गुजरात की, जहां बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर अब प्रतिबंध लग जाएगा। जी हाँ, कोई कपल लिव इन में अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन भी 2 महीने के अंदर करवाना जरूरी होगा। जी हां, और ये सब होगा यूसीसी के तहत। दरअसल गुजरात में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने एक समान कानून का अपना वादा पूरा कर दिया है
और बीते कल राज्य सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया, जिसे 7 घंटे की बहस के बाद पास कर दिया गया और अब यह कानून का रूप लेगा। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड भी यूसीसी को लागू कर चुका है और गुजरात दूसरा राज्य बन जाएगा। गुजरात में यूसीसी के तहत आखिर क्या कुछ प्रावधान है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूसीसी को ग्रीन सिग्नल। तो जी हां, गुजरात में यूसीसी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और गुजरात सरकार की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चुनावों के दौरान जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया और यूसीसी बिल पास करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन चुका है, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में भी इसको लागू किया जा चुका है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में बीते कल इसे पेश किया था और उसके बाद में बहुमत से यूसीसी बिल गुजरात विधानसभा से पास हो चुका है। उत्तराखंड मॉडल के अनुरूप ही इस बिल को पास किया गया है और फरवरी 2024 में आपको बता दें कि उत्तराखंड ने इस बिल को पारित किया था और जिसके बाद अब गुजरात ये कदम उठाने वाला गुजरात जो है वो दूसरा राज्य बन चुका है। अब इस बिल के आखिर प्रमुख प्रावधान क्या है जिनको हर किसी व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, वो आपको बताते हैं। इस बिल के प्रमुख प्रावधान की अगर हम बात करें तो ये है कि सभी नागरिकों पर समान रूप से ये कानून लागू होगा। विवाह और तलाक पर समान नियम होंगे हर वर्ग के लोगों के लिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। साथ ही समान उत्तराधिकार और संपत्ति का भी अधिकार इसके तहत दिया गया है। आदिवासी समुदाय को हालांकि इससे छूट भी दी गई है और अगर कोई भी कपल या कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए भी समान अधिकार होंगे। और इसके साथ ही एक खास बात और है कि जो गुजरात के लोग जो बाहर रहते हैं उन पर भी ये नियम उसी प्रकार से लागू होगा जैसा बाकी गुजरात में रहने वाले लोगों पर होगा। और ऐसे में इस बिल को लेकर के इस जो अब पास हो चुका है इसको लेकर सरकार कह रही है कि इसके जरिए गुजरात जो है वो और सशक्त और मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूसीसी बिल पर सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि समान कानूनी ढांचा स्थापित करना इसका सीधे तौर पर उद्देश्य है। सभी धर्म और महिलाओं को समान अधिकार यूसीसी के जरिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि यूसीसी बिल पास करने को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और कहा कि कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। समान गुजरात, सशक्त गुजरात। तो सीधे तौर पर इस बिल के पीछे वजह बताई गई है गुजरात को मजबूत करने की। और ऐसे में लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विपक्ष नाराजगी जाहिर करता हुआ नजर आया है। दरअसल कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है। वोटिंग के दौरान ही विधानसभा से वॉकआउट करती हुई कांग्रेस नजर आई थी। हालांकि अगर इसकी हम बात करें तो ये बात पहले ही चुनाव से पहले ही जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था तो उसी वक्त ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से, जिस पर अब अमल किया गया। वहीं लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसके विरोध में है। सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि बिल जो है उसे जल्दबाजी में पेश किया गया है। बिल में संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन किया गया है और इसके साथ ही इमरान खेड़ावाला उनकी तरफ से कहा गया कि यूसीसी बिल मुस्लिम विरोधी है और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मेघना, बीते कल विधानसभा में यह बिल पेश होता है और उसके बाद में इसे पास कर दिया जाता है। करीब 7 घंटे बहस हुई, जिसके बाद में विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज हुआ और विपक्ष वॉकआउट करता भी नजर आया। मेघना। जी कृतिका, देखिए इस बिल को लाने के पहले अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति ने एक रिपोर्ट एक हफ्ते पहले जमा की थी। उसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग ही इस बिल को लाया गया है और ना केवल ये बल्कि उसके अलावा भी 20 लाख से ज़्यादा लोगों से पूछा गया है, लोगों के ओपिनियंस लिए गए हैं। उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया जिसके
जिसके बाद इस बिल को लाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल इसे टेबल किया विधानसभा में। बेशक बहुत लंबी चर्चा चली, लेकिन इस बात को साफ तौर पर सामने रखा गया कि विवाह से लेकर तलाक हो, उत्तराधिकार हो या लिव इन रिलेशनशिप्स हो, उन सभी के लिए समान तौर पर जो नियम है वो लागू होंगे। दूसरी बात यह है किसी के धार्मिक नियमों को का यहाँ पर कोई भी अगर हम देखें तो उसकी अवहेलना नहीं की जा रही है, लेकिन जो अंडर द लॉ जो भी नियम होंगे वो सबके लिए एक समान होंगे जी। इसमें अगर हम देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग रखा गया है, क्योंकि उनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं जिसका संविधान जिसका संरक्षण करता है, इसीलिए उनको इससे अलग रखा गया है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो किस तरीके से विवाह का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर आपने 60 दिन के अंदर नहीं कराया तो उसका भी जुर्माना है। लिव इन रिलेशनशिप्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और उसके टर्मिनेशन पर भी बताना अनिवार्य है। इन सभी तरह के बातों को भी सामने रखा गया है। तलाक के लिए भी एक ही जैसे नियम होंगे। उसके अलावा लड़का हो या लड़की हो, उत्तराधिकार सेम होगा। तो एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करता है, वो साफ तौर पर महिलाओं के लिए एक तरीके के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये इस बिल को जब पेश कर रही थी गुजरात सरकार, तो उसको साफ तौर पर सामने रखा है कि हम इसे महिलाओं के सम्मान और उसके साथ ही समान अधिकार को सामने हम रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो विपक्ष के तौर पर इसे मुस्लिम विरोधी कहा गया और उसके साथ ये भी कहा गया कि इसे आनन फानन में लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है। तो इस तरीके का विरोध विपक्ष के तरफ से भी दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई खबर की। दरअसल भारतीय रेलवे लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे रेलवे यात्रियों को सहूलियत हो और उनकी यात्रा सुगम हो। और इसी कड़ी में एक और कदम रेलवे की तरफ से उठाया गया। दरअसल भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में यह बदलाव किया है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी बल्कि रेलवे में हो रही दलाली और कालाबाजारी को भी रोकने में मदद मिलेगी। अब ट्रेन के चलने से पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के जो नियम है उनमें यह बदलाव किया गया है, जिससे सीधे तौर पर फायदा होगा उन लोगों को जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है। जानेंगे एक एक अपडेट और बदले हुए नियमों के फायदे अपने संवाददाता के जरिए। उससे पहले आपको दिखाते हैं रिफंड के नए नियम। तो जी हां, रिफंड के ये नए नियम लाए गए हैं और पूरा रिफंड मिलेगा और न्यूनतम चार्ज भी कटेगा। रिफंड के नए नियम ये है कि 72 घंटे से पहले अगर आप अपनी टिकट कैंसिल कराते हैं तो, और साथ ही टिकट कीमत का जो है वो 25% चार्ज कटेगा और बाकी आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप 72 से 24 घंटे के बीच चेंज कराते हैं। तो वहीं 24 से 8 घंटे के अंदर अगर आप टिकट अपनी वापस करते हैं तो आपकी राशि मिलेगी और इसके साथ ही 50% कटेगा। 8 घंटे से भी कम का समय अगर बचता है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई कंफर्म टिकट है और आप उसको कैंसिल करके या कोई भी किसी भी तरह से अगर आपका प्लान चेंज हो रहा है तो समय रहते ही आप अपने टिकट को कैंसिल करें, जिससे कि आपको रिफंड पूरा मिल सके। और इसका फायदा सीधे तौर पर उन लोगों को होगा क्योंकि आपकी टिकट उन लोगों को दे दी जाएगी जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है।
और फायदों की अगर हम बात करें तो 1 से 15 अप्रैल के बीच में ये नए नियम जो है उन्हें लागू किया जाएगा। और रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने पर सीधे तौर पर फोकस है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ही एक के बाद एक ये नए नियम लाए जा रहे हैं, नए कदम उठाए जा रहे हैं रेलवे की तरफ से। जो खाली सीटें हैं उनका बेहतर इस्तेमाल रेलवे कर पाएगा, क्योंकि जब आप समय रहते ही अपनी टिकट को अगर आप कैंसिल करा रहे हैं, आपका कोई भी प्लान चेंज होता है, तो उस टिकट को सीधे तौर पर जो दूसरे लोग हैं हम उनको भी दिया जा सकता है। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा और साथ ही जो टिकटों की कालाबाजारी है, जो लोग इकट्ठी कई सारी टिकट ले लेते हैं और फिर ज्यादा दामों में उन्हें बेचते हैं, उस पर रोक लगेगी। जो एजेंट हैं उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। बोर्डिंग से जुड़े हुए नियमों में भी बदलाव किया गया है और आप 30 मिनट पहले तक अपने स्टेशन को बदल सकते हैं। हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, सीधे तौर पर देखें तो ये जो नए नियम लाए गए हैं टिकट कैंसिल के, इससे सीधे तौर पर फायदा उन लोगों को होगा जिनके टिकट वेटिंग में है, क्योंकि समय रहते ही कंफर्म टिकट वाला व्यक्ति अगर अपनी टिकट को कैंसिल कराता है तो उसको रिफंड भी मिलेगा और साथ ही उसकी टिकट जो है किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दी जाएगी, जिससे कि वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों के नाम है उनको इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। राजेश, देखिए बिल्कुल कृतिका, आपने सही कहा। और यह जो मामला है कृतिका, उसको अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो उसको ऐसे समझा जा सकता है कि पहले भी 4 घंटे पहले जब बर्थ कंफर्म हुआ करते थे, यानी चार्टिंग जो है वो कंप्लीट होता था, तो चार्ट बनने के पहले अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो पैसे आपके जो हैं वो पूरे चले जाते थे, वो पैसे रिफंड नहीं होते थे। अब चूंकि चार्ट 8 घंटा पहले बनता है, लिहाजा 8 घंटे पहले अगर चार्ट बनने के बाद या फिर अगर आपके बर्थ कंफर्म हो गए हैं तो आपके पैसे जो हैं वो रिफंड नहीं होंगे। और एक सुविधा जो और भारतीय रेल ने किया है वो ये कि अगर आप AC 3 में सफ़र कर रहे हैं, अगर बर्थ AC 1 या AC 2 में खाली दिखाई पड़ रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं। उसके लिए भारतीय रेल जो है वो नई तकनीक के सहारे जो है ये सुविधा प्रदान करेगा। तो भारतीय रेल की ये कोशिश है कि हर हाल में मुसाफिरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने से पहले उन्हें सुरक्षित बर्थ भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले जो मुसाफिरों की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, सिर्फ छठ और दीपावली के, होली के मौके पर नहीं, जबकि सामान्य दिनों में भी जब पीक सीजन रहता है उसके अलावा सामान्य दिनों में भी अगर देखें तो बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ कभी कम नहीं होती है और वेटिंग लिस्ट जो है लंबा लंबा रहता है, जिसकी वजह से कई बार उन मुसाफिरों को ट्रेन में सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके बर्थ कंफर्म है, यानी वेटिंग लिस्ट वाले जो मुसाफिर हैं वो अंदर चले जाते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए भी भारतीय रेल ये प्रयास कर रहा है और इससे कहीं ना कहीं मुसाफिरों को राहत का पैगाम आएगा, क्योंकि मुसाफिर जब पैसा खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो अपने बर्थ पर सफर करें और आरामदायक सफर का आनंद। बिल्कुल, और यात्रियों के सुगम यात्रा के लिए ही ये लगातार नियमों में बदलाव इस समय किए जा रहे हैं, जिससे कि जो लोग रेलवे में यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा सुगम भी हो, आरामदायक भी हो और साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जरूरी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।